हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आपको पता ही है कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में इक्विटी का डेफिनेशन, उसके नेचर, स्कोप और एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है इसके बारे में जान लिया था। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ इसका डेवलपमेंट, इसका ओरिजिन इंग्लिश एंड इंडियन दोनों सिस्टम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। The origin and development of equity under Eagle legal system. The origin of equity in England can be traced from the days of Edward I. That's mean एडवर्ड वन के टाइम से ही इंग्लैंड में इक्विटी का ओरिजिन हो चुका था। Who ruled the England in the end of the century? जिसने इंग्लैंड में सेंचुरी के एंड तक गवर्न किया था, उसने 3 टाइप की कोर्ट दी थी, किंग्स बेंच, कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली और एक्सचेकर। The law of administrative by these court was known as common law. तो जो इन कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव करता था उसको कॉमन लॉ कहते थे, जो कि वहाँ की इंग्लैंड के पीपल, जो वहाँ इंग्लैंड के पीपल थे, उनके द्वारा कस्टम्स लॉ बनाए गए थे। वन ऑफ द किंग्स चीफ मिनिस्टर वॉज चांसलर। किंग का जो मिनिस्टर होता था वो चांसलर होता था, हु प्रेसिडाइड ओवर द चांसरी which was one of the various secretarial debts. That means चांसलर होता था वो चांसरी का हेड होता था। Sometimes plaintiff could not bring out the suit before the court. क्या होता था कि जो प्लेंटिफ होता था वो कभी कभी अपने जो वो प्लेंटिफ अपने सूट्स को फाइल करता था, पिटीशन फाइल करता था, वो फेल हो जाता था तो क्लेम विद इन द एस्टेब्लिशमेंट राइट्स। The result was that he is so many that could not be enforced and many of wrong remedies and redresses. मतलब उसके बहुत सारे राइट्स हुआ करते थे जो इन्फोर्स नहीं हो पाते थे। Therefore, the chancery was granted a limited power to invent a new writs for certain cases. इसका मतलब यह है कि चांसरी के पास बहुत लिमिटेड पावर थी तो जो नए रेट्स होते थे उनको इन्फोर्स करने के लिए, उनको वर्क मिलाने के लिए। The above note change was the partially method which was brought about by a clause of second statute of Westminster. It was also known as the statute of Polysmini Casu. The inequalities and the deficiencies of the common law gave the right of equity. तो मतलब इसे बोल सकते हैं हम अपर्याप्त, मतलब जो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। डेफिनेशन मतलब कमियां। तो अपर्याप्तता और कमियां कॉमन लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनी कि वो एक मतलब जन्म देता थी इक्विटी को। द पीपल हु कुड नॉट गेट जस्टिस इन कॉमन लॉ, जिन पर्सन को कॉमन लॉ में कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, तो बिगन द प्रेजेंट दीज द पिटीशन ऑफ द किंग काउंसिल। तो वो क्या करते थे, किंग काउंसिल में अपनी पिटीशन को फाइल करते थे। द नंबर ऑफ पिटीशन बिफोर द किंग्स इंक्रीज अ ग्रेट एक्सटेंट, इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम। लेकिन जब ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो किंग्स के लिए इतने सारे केसेस को हैंडल करना काफी इम्पॉसिबल सा हो गया। फ्रॉम बीइंग फाउंटेन ऑफ द justice to cope up these. Therefore, the work of hearing of this petition was entrusted to chancellor. तो इतने सारे केसेस को देखकर कि वो इतने सारे केसेस को एक बार में पिटीशन को कैसे सबके आंसर देगा, उनके लिए आंसरेबल बनेगा, तो उसने क्या किया, इंटरेस्टेड टू चांसलर। उसने चांसलर को अपनी अथॉरिटी दे दी कि वो उन केसेस को हैंडल कर सके। द वेरियस रिलीफ वॉज ग्रांटेड बाय द चांसलर। तो चांसलर के थ्रू बहुत सारे रिलीफ मिलने लगे। एंड द सिंपल प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट बिकम द पॉपुलर। और ये एक सिंपल प्रोसीजर था जो इस कोर्ट के लिए काफी पॉपुलर हो गया। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय हिम वाज वेरी सिंपल। चांसलर के द्वारा जो फिर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था वो बहुत ही सिंपल था। चांसलर आफ्टर कंसिडरिंग द पिटीशन बिल एज इट वाज टर्म अंडर द टर्म यूज्ड टू ऑर्डर द ओपोनेंट ऑफ द अपील बिफोर हिम आंसर टू कंप्लेंट लॉन्च्ड। सच रिट was called subpoena. The opponent was examined on oath, and the chancellor used to give the judgment deciding question both of fact. मतलब जो चांसलर होता था वो ओपोनेंट और जो पर्सन जिसने पिटीशन फाइल की है उन दोनों के बारे में जानता था, उनसे ओथ दिलाता था और उसके अपने अपने फैक्ट्स और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर वो ये जजमेंट दे पाता था कि हाँ, वो अपने फैक्ट्स के और लॉ के अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करता था कि जजमेंट कैसा होना चाहिए। Thus, chancellors begin to exercise their original and independent jurisdiction. इस तरीके से चांसलर ने एक्सरसाइज करी अपनी ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शंस को एज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन द रीजन ऑफ एडवर्ड वन के टाइम में। द प्रोसीजर ऑफ बेल एंड सोफिया हैज देन बिकम डेली प्रैक्टिस इन द कोर्ट। एडवर्ड फोर्थ के टाइम तक बेल और सोफिया की रेगुलर प्रैक्टिस की जाती थी। द जुरिडिक्शन ऑफ द चांसलर वाज कन्फर्म्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ एडवर्ड थर्ड इन
49 AD. It is to be noted that Great Seal was delivered by the Robert Hilton. 1367 was the king of Edward Ford commanded at the All Matter. उन्होंने एडवर्ड फोर्ड के टाइम तक किंग सरकम जो कि वहां के मतलब चांसलर थे, उन्होंने सारा कमांड किया, सारे मैटर्स को कमांड किया, ऑल द मैटर्स टू द एग्जामिन एंड डिस्कस द कोर्ट ऑफ चांसरी. एग्जामिन किया, डिस्कस किया कोर्ट ऑफ चांसरी के बारे में. शुड बी डायरेक्टेड एट द डिटरमिनेशन अकॉर्डिंग टू द इक्विटी एंड कंसेंसस एंड टू द ओल्ड कोड एंड द लॉडेबल कस्टम्स ऑफ द सेम कोड. सारे लॉडेबल कस्टम और ओल्ड कोड्स को सेम कोर्ट में उन्होंने इक्विटी के अकॉर्डिंग यूज किया. इट्स मीन दैट द चांसलर वॉज डिजायर टू द जस्टिस. इसका मतलब यही था कि जो चांसलर था वो काफी ज्यादा डिजायर था जस्टिस के लिए. ईच इंडिविजुअल केस द कोर्ट ऑफ चांसरी लेटर और ऑब्जर्व सच अनबाउंडेबल jurisdictions to correct control and the moderate the law that it seemed to place the whole right in property. द कोर्ट ऑफ चांसरी थी, उसने बाद में ऑब्जर्व किया जुरिडिक्शन के करेक्ट कंट्रोल और मॉडरेट करने के नए नए तरीकों को. और उसने of the chancellor however continued grow up in the region of Henry VIII. यानी कि हेनरी 8 तक के टाइम पे चांसलर की पावर कंटिन्यूसली जुरिडिक्शन में रही. डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी ड्यूरिंग 16th century. It is to be noted that during 16th century the essential chancellor was overpowered. मतलब अब तक हम समझ चुके हैं कि हेनरी 8 तक के टाइम में जुरिडिक्शन की जो पावर थी वो चांसलर के हाथ में रही थी. यानी कि 16th century में जो पावर थी वो ओवर पावर हो गई थी चांसलर के लिए. बॉसले फेमस चांसलर सच एज बॉसले फेमस चांसलर थे सच एज बैकन कॉन्वेंट्री. ये सब बहुत ज़्यादा फेमस चांसलर थे. उस टाइम पे इनकी काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी थी जो कि स्टैब्लिशमेंट कर रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी को. डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी ड्यूरिंग 19th century. 19th century के में क्या हुआ था? द कोर्ट ऑफ इक्विटी ट्राई टू इनलार्ज द प्रोटेक्शन विच दे गिव द लीगल राइट. वो क्या ट्राई कर रहे थे कि वो प्रोटेक्शन को इनलार्ज कर दे लीगल राइट्स को बढ़ाने के लिए. हैंस इफ द प्लेंटिफ प्रूव द वॉयलेशन, अगर प्लेंटिफ अपने वॉयलेशन को प्रूव कर देता तो अदर पार्टी को prevented merely by the negative injunction. तो negative injunction प्रिटेंड करने को मिल जाएगा. The period of the legislative interference then began the Chancery Administrative Act 1858. 1858 को भी एक अमेंडमेंट चांसरी एडमेंट एक्ट बना दिया गया, नोन एज द लॉर्ड कार्बन एक्ट वॉज कॉल्ड. इसको लॉर्ड कार्बन एक्ट के रूप में मतलब के नाम से पास किया गया. एक अलग और चेंज हुआ जो कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट हुआ. में सारी इक्विटी की जो पावर थी वो कॉमन लॉ कोर्ट के पास आ गई थी. अल्टीमेटली द फंक्शन ऑफ द लॉ एंड द इक्विटी टुक प्लेस एंड द ओल्ड कॉमन लॉ एंड चांसरी कोड वर अबॉलिश्ड आफ्टर पासिंग द जुडिकेट एक्ट 1873. द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ और चांसरी कोड इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया जुडिकेचर एक्ट 1873 के अंडर में. The Supreme Court of Judicature was created when the same judge began the administrative both of the law and equity. इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया था कि सेम ही जज होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ बोथ के लिए, लॉ के लिए भी और इक्विटी के लिए भी. Of equity during modern period. The modern period was equated by the enactment of the Law of Property Act 1925. प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था. ग्रुप ऑफ द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 बनाया गया. एडवोकेट ऑफ ईस्टेट एक्ट 1925 बनाया गया. लैंड चार्ज एक्ट 1925, लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1925, सेटल लैंड एक्ट 1925, ट्रस्टी एक्ट 1925, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ईस्टेट एक्ट 1925. ये बहुत सारे नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के एक्ट बनाए गए. अब तक हमने इंग्लिश में जो इसके इक्विटी के डेवलपमेंट और ओरिजिन हुआ था वो हम देख चुके थे. अब हम देखते हैं ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी अंडर लीगल सिस्टम. इसमें हमें दो टाइप से इसे ड्राइव किया गया है. पहला तो है हिंदुइज्म और सेकंड है मॉडर्न लॉ. तो हिंदू लॉ इन इंडिया देयर वाज नेवर एनी सेपरेट कोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इक्विटी. मतलब इंडिया में कोई सेपरेट कोर्ट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन की इक्विटी के लिए. द ग्रेटर पार्ट ऑफ लॉ टू बी अप्लाइड बाय कोर्ट हैज बीन कोडिफाइड, बट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ or uses in any matter of code has to act according to the principle of equity. मतलब इक्विटी के प्रिंसिपल को
कोर्ट में मैटर्स में यूजफुल लाने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तब तक नहीं बनाया गया था. इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइसेस इंटरप्रेटेड द मीन ओनली दोज रूल्स ऑफ इंग्लिश इक्विटी. इंग्लिश इक्विटी के अकॉर्डिंग जो पहले से रूल्स बनने में से इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइसेस के लिए उन्हें ही बस यूज किया जा रहा था, विच इज एप्लीकेबल टू इंडियन सोसाइटी एंड सर्कमस्टेंसेस. यानी कि इंडियन सोसाइटी और सर्कमस्टेंसेस के लिए बस वही इंग्लिश लॉ, यानी कि जो इंग्लिश लॉ पहले से बने हुए थे उनको बस यूज किया जा रहा था. तो अब हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ इक्विटी अंडर हिंदू एंड मॉडर्न लॉ. तो हिंदू और मॉडर्न लॉ में दोनों ये चीज अलग अलग तरीके से है. मतलब हिंदू में जो ऐसे बोल सकते हैं, हिंदू में स्मृतियों के जो रूल्स बनाए गए हैं तो उनके बिहाफ पे इक्विटी को एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें जो अबू हनीफा थे उनने जो सुन्नी पक्ष बनाया था उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न लॉ में इसकी इक्विटी के ओरिजिन को बताया गया है. तो जो मतलब हिंदू लॉ था उसमें स्मृतियों के अकॉर्डिंग रूल को गवर्न करना काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा था. तो उसमें युक्ति विचार ने अपने डिसाइडेड सॉल्यूशन दिए. तो जायसवाल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं, ही सेज वी मे रिकॉल कौटिल्य प्रोविजन दैट इफ धर्म टेक्स्ट फाउंड अपोज्ड टू. तो वो कहते हैं कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग यदि धर्म के पाठ को गलत बताया जा रहा है या धर्म के पाठ को विरोध में पाया जा रहा है तो उसके जुडिशियल रीजन में जो धर्म है वो फेल हो जाएगा और वहां तर्क का अधिकार होगा. मतलब लाइक क्या अथॉरिटी किससे होगी, रिवेल अथॉरिटी. इसी टाइप से जो याज्ञवल्क्य है वो कहना चाहते हैं जहाँ तर्क और उसके बीच संघर्ष होगा, यानी कि तर्क और उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वहां ये टिप्पणी करना चाहते हैं कि, और इसके अलावा याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं कि जहां पर लाइक कॉन्फ्लिक्ट होगा रीजन और टेक्स्ट के बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि लिमिटेड टू सुपीरियरिटी टू रीजन टू और इक्विटी इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शास्त्र. तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाएगा किसके बीच, शास्त्र के बिटवीन. ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आर वेरी नोटिसेबल, क्लियरली नोटिसेबल. मतलब मॉडर्न लॉ में भी इक्विटी के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा नोटिसेबल तरीके से दिखाया गया है. अब वो हनीफा द फाउंडर ऑफ द हनीफी सेक्ट ऑफ सुन्नी, दो अबू हनीफा थे सुन्नी सेक्ट के फाउंडर थे, उन्होंने इसके प्रिंसिपल के बारे में बहुत ज्यादा बेस्ड ऑन तरीके से बताया है. He expounded the principle that the rule of law based on the analogy could be set aside the option of the judge on the liberal construction of justice and to meet the requirement to the particular cases. उन्होंने particular cases की requirement पे ही और इसके कंस्ट्रक्शन, इसके लिबरल जजमेंट के बारे में बताया. The principle of modern law are also known as इम्तिहासन और जस्टिस एंड इक्विटी. मॉडर्न लॉ के प्रिंसिपल को हम इम्तिहासन और जस्टिस और इक्विटी भी कह सकते हैं. तो रेगुलेशन ऑफ 1827 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके टाइम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर ये क्या था कि बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस में जो गुड कॉन्शियसनेस का अब्सेंस था, स्पेसिफिक लॉ बनाने के यूजेस था. तो अंडर द क्लॉजेस ऑफ 36 ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्टर ऑफ 1823 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे वाज एक्सप्रेसली मेड ऑफ कोर्ट ऑफ इक्विटी. तो द सुप्रीम बॉम्बे कोर्ट ने एक्सप्रेसली मेड ऑफ मतलब कोर्ट ऑफ इक्विटी बनाने की बात करी एंड गिवन द इक्विटेबल जुरिडिक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट द कोर्ट ऑफ चांसरी. उन्होंने इक्विटेबल मतलब बिल्कुल इक्वली जो जुरिडिक्शन थे जो कोर्ट ऑफ चांसरी में दिए जा रहे थे उसको देने की बात करी. द प्रोविजन ऑफ द रोल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंसेस वाज द एक्सप्रेसली लेड डाउन नियरली इन ऑल द सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ द गाइडेंस ऑफ जज. जिसके प्रोविजन थे जस्टिस, इक्विटी और कंसाइंसेस वाज एक्सप्रेसली लेड डाउन. इन सबको देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल अपने ऑल द सब्सिक्वेंट एक्ट्स को ग्रांट किया. द सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स इन द व्हिच दीज रूल वर प्रोवाइडेड एज फॉलो. उस टाइम पे काफी सारे एक्ट थे जो उस टाइम पे निकाले गए थे. स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. स्पेशल रिलीफ एक्ट में 1877 में इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन, रेटिफिकेशन, रेजलेशन एक्सेट्रा काफी सारे रिकॉग्निशन मिले प्रिंसिपल इक्विटी को लार्ज कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए. द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, द रूल ऑफ कंटिन्यू इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 आर सब्सिक्वेंटली ऑफ द सेम व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटिव एट द टाइम वर इंग्लिश कोड. इंग्लिश कोड के
तरह बिल्कुल सेम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके पास आ गई थी एंड द अंडर ऑफ द सेम जस्टिस इक्विटी ऑफ गुड कंसाइजेस इंडियन Contract Act. There is a certain equitable doctrine which has been imparted to the Indian Contract Act. Indian Contract Act में बहुत सारे डॉक्ट्राइन थे जिनको इक्विटेबल पार्ट दिया गया एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन रिलेटिंग जनरली टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन थे जनरली ले डाउन कर रहे थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. आर द डॉक्ट्राइन ऑफ पेनाल्टीज, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ पेनाल्टी फॉरफीचर्स स्टिपुलेशन एट द सेम टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इक्विटेबल रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन के इक्वल ग्राउंड बनाए गए द फ्रॉड एंड undue influence. Section 64 और 65 of the Indian Contract Act 1987 are nothing but codified from the maxim. Section 64 या 65 था वो Indian Contract Act 1872 के लिए बहुत ज्यादा codified maxim की तरफ था, जैसे like he who seek equity must be do equity. मतलब जो व्यक्ति इक्विटी चाहता है, ही हु सीक इक्विटी, मतलब जो व्यक्ति इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी जरूर लेनी चाहिए. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज आल्सो इंक्लूड मेनी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारे इक्विटी के डॉक्ट्राइन थे, उनको इंक्लूड किया गया था. ऑरिजिनेट ऑफ द कोड ऑफ चांसरी, जो कोड ऑफ चांसरी से ऑरिजिनेट थे इन इंग्लैंड में. अपार्ट फ्रॉम सच डॉक्ट्राइन सेक्शंस 48 और 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. यानी कि सेक्शन 48 और सेक्शन 54 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का था उसको छोड़कर बहुत सारे प्रिंसिपल थे, बहुत सारे प्रिंसिपल थे जो इक्विटी में बेस्ड थे. द इंग्लिश इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हैज बीन ड्रॉन इन द अंडर सेक्शन 58 एट द सेम एक्ट. इंग्लिश इक्विटेबल डॉक्ट्राइन मतलब इंग्लिश का जो इक्विटेबल डॉक्ट्राइन था वो इसका मेन परफॉर्मेंस था जो सेक्शन 3 में सेम एक्ट में दिया था. Thus we can say that in enacting many statutes, the India legislature and subsequently adopted the English rule of equity. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, thus we can say that, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, the many statute, the Indian legislature and subsequently adopted the English rule of equity. कि Indian legislature ने English rule of equity को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है. तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया था, तो मैं आपको एक छोटा सा रफ व्यू दे देती हूँ फिर से इसका, और मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आऊंगी. इस क्वेश्चन में हमने ओरिजिनल डेवलपमेंट पढ़ा इंग्लिश लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम का. इंग्लिश लीगल सिस्टम में कब से स्टार्ट हुआ था? एडवर्ड 1 के टाइम से स्टार्ट हुआ था. इसमें 3 बैंक थी, किंग्स बैंक, कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली और एक्सचेकर. और इसे कौन गवर्न करता था? किंग्स का चीफ मिनिस्टर, चांसलर के पास क्या था? एक कोर्ट ऑफ चांसली. बहुत सारे प्लेंटिफ के पास केस होते थे जो कोर्ट में फेल हो जाते थे, तो वो चांसली के थ्रू गवर्न किए जाते थे. तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज और डेफिशिएंसीज ने मिलकर इक्विटी को राइज किया. द किंग्स काउंसिल के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो अपने बहुत सारे इंक्रीज हुए पेटिशंस को एक टाइम पे ढेर सारे आंसरेबल हो सके, तो उसने चांसलर को अथॉरिटी दी कि वो अपना कोर्ट ऑफ चांसली बनाए और उसके थ्रू वो लोग के राइट्स को लोगों तक पहुंचाए. तो ये काफी पॉपुलर हो गया. ये बहुत सिंपल था और इसके जजमेंट बहुत ज्यादा डिसाइडेबल थे, और इसके फैक्ट और लॉ के बिहाफ पर जो चांसलर था वो बहुत आसानी से आंसरेबल होता था. एडवर्ड 1 के टाइम से इसका रिजल्ट चल चुका था और एडवर्ड 4 के टाइम तक हेनरी 8 के टाइम तक ये सब वर्क आराम से चलता रहा था. तो 16th सेंचुरी में हमने ये देखा था कि बहुत सारे चांसलर थे जिनके पास बहुत ज्यादा ओवर पावर आ गई थी. वोल्सले, बेकन, कॉन्वेंट्री, एल्समेयर, इन सब के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी. ये चांसलर बहुत फेमस चांसलर थे 16th सेंचुरी के टाइम पे. 19th सेंचुरी के टाइम पे इनके पास इन चांसलर के लिए एक एक्ट बना दिया गया 1858. एक एक्ट बनाया गया चांसलर अमेंडमेंट एक्ट 1823. इस एक्ट को किस नाम से जाना गया? लॉर्ड फॉरेन एक्ट के नाम से जाना गया. ये पूरा प्रोसीजर किस पे बेस्ड था? कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बेस्ड था. इसका जुडिकेचर, इसके बाद इसके लिए क्या एक एक्ट बनाया गया? जुडिकेचर एक्ट 1873, जो इक्विटी और लॉ के बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो जज है वो लॉ और इक्विटी के लिए बिल्कुल सेम होगा, 2 नहीं होंगे, सिर्फ एक जज होगा. तो फिर हमने मॉडर्न पीरियड में क्या जाना कि बहुत सारे इसके बिहाफ
बहुत सारे इसके बिहाफ पे एक्ट बना दिए गए। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925, ग्राउंड ऑफ लॉ प्रॉपर्टी एक्ट 1925, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ई स्टेट एक्ट 1925, लैंड चार्ज एक्ट 1925, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1925, सेटलमेंट एक्ट 1925, ट्रस्टी एक्ट 1925, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ई स्टेट एक्ट 1925, बहुत सारे इसमें के एक्ट बना दिए गए। फिर हमने अब तक तो ये समझ लिया इंग्लिश के लीगल सिस्टम के बारे में। फिर हम समझते हैं इंडियन लीगल सिस्टम ये दो पार्ट में पूरा डिवाइड था, हिंदू एंड मुस्लिम। तो मॉडर्न लॉ और हिंदू लॉ दोनों में ये बिल्कुल अलग अलग था। हिंदू लॉ में किस पे डिफाइंड था? स्मृतिज पे। स्मृतिज में जायसवाल ने अपनी राय दी है। उन्होंने बोला है कि कौटिल्य कहते हैं अगर धर्म की कॉन्टेक्स्ट या अप्रोच में वर्क किया जाना चाहिए तो धर्म बहुत मतलब फेल हो सकता है। योजना वाकना ने अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि रीजन और टेक्स्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसकी सुपरेटिव रीजन है कि उन दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हैं उनकी खुद के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा रीजन ऑफ इक्विटी की वजह से। तो मॉडर्न लॉ में क्या था बोला था, जो अबू हनीफा थे जो फाउंडर थे हनीफे सेट ऑफ सुन्नी के, उन्होंने बोला था कि इसकी जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड ऑफ है एनालॉजी के ऊपर, और इसका जो जस्टिस है वो बहुत ज्यादा लेवल कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। उनका प्रिंसिपल को क्या नाम दिया गया था? इस्तिहसन या फिर इस जस्टिस और एंटिक्विटी। रेगुलेशन ऑफ 1827 में क्या बताया गया था कि बहुत सारे 36 क्लॉज के अंडर सुप्रीम कोर्ट में 1823 में बहुत सारे इन्होंने नए नए एक्ट जोड़ दिए थे, जो कैसे एक्ट लाइक स्पेशल लीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सारे एक्टों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन और दे देती हूँ कि स्पेशल लीज एक्ट 1877 में ने क्या बोला कि इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन, रेटिफिकेशन और रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे इसमें इक्विटी के लार्ज कंटेंट। और ट्रस्ट इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में इसने क्या बोला कि जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइनमेंट, ये सब कुछ बेस्ड था इंग्लिश कोड ऑफ इक्विटी के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे डॉक्ट्राइन थे जिसको इंग्लिश कोड ऑफ इक्विटी से क्या था अडेप्ट किया गया था। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल थे, डॉक्ट्राइन थे जो उसको इंग्लिश इक्विटी से लिया गया था। कुछ डॉक्ट्राइन थे लाइक सेक्शन, कुछ डॉक्ट्राइन लाइक जो इसमें कवर थे 48 में 51 थे जो कि इंग्लिश से बेस्ड नहीं थे। बस अपार्ट फ्रॉम जो इंग्लिश से बेस्ड नहीं थे, ज्यादातर सेक्शन 48 और 54 को छोड़कर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इंग्लिश इक्विटी से बेस्ड नहीं थे, बाकी सारे इंग्लिश इक्विटी से बेस्ड थे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ कवर कर दिया है और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी ठीक लगी होगी। और अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी और टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं ये पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। अब मैं सेकंड इसके बाद का क्वेश्चन लेकर आऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।